वसे जो देव चराचरी कृपा करी अम्हावरी। घरानों को जो फांकों में बांटने की लगातार एक कोशिश चलती रहती है, आप उस पूरे सेटअप को तोड़ना चाहते हैं। गाने में क्यों हम अच्छी चीज़ें दूसरे घराने की क्यों छोड़ें? मैंने ऐसे भी किस्से सुने कि किसी गैर घराने का आदमी सामने आ जाए तो अंतरे लोग नहीं गाते थे कि चुरा ना ले। गुलाब के सिर्फ फूल का भी गुलदस्ता अच्छे से बनता है और अनेक सारे फूलों का भी गुलदस्ता अच्छे से बनता है। आपकी एक पहचान है, वो बनी हुई है मराठी सिंगर के तौर पर। अच्छा लगता है कि पहचान बनाने जैसा कुछ काम हुआ है, क्योंकि लोग जिंदगी गुजार देते हैं अपनी पहचान बनाने में। मेरी बन चुकी है। ये ज़मीं है तेरी, आसमां है तेरा। साल 2005 में आपका ब्याह होता है, फिर साल 2024 में खुल्लम खुल्ला लिख देते हैं फेसबुक पे। बहुत अभिमान महसूस करता हूँ मैं, इसलिए खुलेआम अपनी ब्याही बीवी के बारे में बोल दिया। आपने राग यमन में एक अंग्रेजी बंदिश बुनी है। वन फाइन समर वी ऑल लर्न टू सिंग, डिडंट नो इट वुड बी द मोस्ट फेवरेट थिंग, सिंगिंग यमन मेक्स मी हैप्पी। वन फाइन समर वी ऑल लर्न टू सिंग। ये गाना ही चीज़ है जो आपको संवार सकती है, संभाल सकती है। तो दिन भर जब रो नहीं रहा था तब गा रहा था। अरुणि किरणि धरणि गगन समके, भ्रमित भ्रमर करी गूंजन हलके। Brought to you by itel। 16 नवंबर 2024, इस दिन पूरी दुनिया नेटफ्लिक्स पे एक बड़ा रोचक मैच देखने सुबह सुबह बैठी हुई थी। माइक टायसन वर्सेस लोगन पॉल। इस बॉक्सिंग मैच की जब शुरुआत हुई तो नेटफ्लिक्स के सर्वर जाम हो गए, लेकिन यूएस के क्लब में बदस्तूर बिना आबाद तरीके से वो इंटरनेट वहाँ चल रहा था, तो मैच भी देखा जा रहा था। और मैच देखने वाले एक इंजीनियर ने, जो नेशनल फिल्म अवार्ड विनर भी हैं बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग मेल के लिए, वो जब उसको देख रहे थे उस मैच को, तो वो उनको काफ़ी चिंता हो रही थी। माइक टायसन की 58 साल का व्यक्ति हार जाता है लेकिन 8 राउंड तक खड़ा रहता है, इसकी प्रेरणा उन्हें मिली। फिर उन्होंने याद किया कि जब वो बचपन में अपने गुरुजी के साथ संगीत सीखते थे तो गुरुजी जितेंद्र अभिषेकी जी उनको संगीत सिखाने के साथ साथ WWE के मैचेस भी दिखाया करते थे। तब कहाँ पता था कि हल्की रेशेदार आवाज़ लिए हुए महेश काले इतने बड़े संगीतज्ञ बनेंगे, इतने सुंदर गायक बनेंगे, इतनी सुंदर आवाज़ के साथ, और इतने बेजोड़ किस्म के कंपोजिशंस को गाने वाले गायक बनेंगे कि आज दुनिया उन्हें याद करेगी, दुनिया उनसे बात करने की कोशिश करेगी। आज जब वो स्टूडियो में बैठकी में हमसे मुखातब हैं, तो उसके ठीक एक दिन पहले वो दिल्ली में, उसके पहले कोलकाता में कुछ एक जगहों पे परफॉर्मेंस देकर आए हैं, लोगों से मिला है, बतियाया है और सोल्ड आउट शोज गए हैं। ये एक तरीका है आपकी पहचान बताने का। महेश जी, लल्लन टॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? सिद्धांत जी, मैं अच्छा हूँ। बड़ा अनूठा सा आपने इंट्रोडक्शन करा, इसलिए बहुत सारे धन्यवाद। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ गाना रहता है। ये इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि वैसे तो एड्रेस मेरा जो है वो बे एरिया का है। साराटोगा नाम का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे रहता हूँ मैं। लेकिन मेरी पैदाइश परवरिश पुणे से है। तो किसी भी साल में 6 महीने अपने देश में यहाँ आता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, वर्कशॉप्स करता हूँ, थोड़ा सिखाता हूँ, और फिर बाकी के टाइम सैन फ्रांसिस्को में जाके यही काम करता हूँ। अभी कितनी उम्र होगी आपकी? आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जनवरी 1976, तो 48 साल का। 48 साल की उम्र। 48। और लोगों को नहीं पता, महेश काले जी को भी बहुत बिखरी हुई सी याद है कि जब वो 3 साल के थे, यानी साल 1979 के आसपास का वक्फा होगा वो, जब वो 3 साल के थे तो 5000 लोगों के सामने उन्होंने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी थी। और फिर बाद में एक इंटरव्यू में आपने कहा भी था कि पहली परफॉर्मेंस याद नहीं रहती है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, आपने उसमें कहा था कि हम शब्दों को और भाषा को साधने के पहले हम
साउंड को साथ देती ध्वनि को बिल्कुल ही एकदम, मतलब थोड़ी उम्र बढ़ने के बाद ताज्जुब लगता है, लेकिन आप सोचें तो पहले सब सिर्फ ध्वनि स्वरूप में ही सीखा जाता है। माँ के पेट में रहते तो पहला ध्वनि होता है जो उनकी हार्ट बीट्स होती है, वो सुनते हैं। फिर जिसको अभी टैम्बर कहते हैं, टोनालिटी कहते हैं, वो अपनी माँ की टोनालिटी, माँ की आवाज़ की पहचान जो है वो भी शब्द रहित होती है। वैसी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो शुरू होती है ध्वनि से, एसोसिएशंस ध्वनि के साथ होते हैं, और फिर अनकवर करते जाते हैं कि आई, जिसको हम मराठी में माँ को आई कहते हैं, आ लकाना, आ दूसरी, ई आई है, लेकिन उसके पहले आई की तो पहचान बिना शब्दों की ही होती है। तो यही एक मुझे लगता है धागा है जो बचपन से शास्त्रीय संगीत के साथ मेरा रहा है। हालांकि मेरा नहीं, काफ़ी सारे जो गाने बजाने वाले हैं वो ध्वनि स्वरूप संगीत के साथ ही ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तो मेरा भी तकरीबन सफ़र उसी तरह से रहा है। बताइए कुछ अपने सफ़र के बारे में। मध्यम वर्गीय फैमिली में मेरी पैदाइश हुई। बाबा मेरे बैंक में काम करते थे। माँ शौकिया गाने वाली थी। शौकिया इसके लिए क्योंकि होम मेकर थी वो। मेरे पिताजी का ट्रैवलिंग जॉब था, तो माँ को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी परवरिश करने की, स्कूल छोड़ने की, लाने की, होमवर्क कर रहे हैं ना देखने की। उसके साथ उन्होंने, हम जब एक्चुअली बड़े हो रहे थे तब वापस से एनरोल करके खुद को मास्टर्स डिग्री भी हासिल की, एमए विथ म्यूज़िक करा उन्होंने। तो घर में माहौल संगीतमय था। शादी हो या सालगिरह हो, कुछ भी सेलिब्रेशन हो, तो उसका अंत एक घर में बैठकी के साथ ही होता था। तो इस तरह से मेरी परवरिश हुई। फिर पतली आवाज़ जो मेरी छोटी आयु में थी वो जब बदलती है, 12-13 साल की उम्र में आपकी आवाज़ बदलती है। हाँ, तो तब मेरी माँ ने सोचा कि किसी पुरुष गायक से मुझे सिखाने के लिए लेके जाए। तो पुरुषोत्तम गांगुर्डे, श्री पुरुषोत्तम गांगुर्डे हैं, उनके पास मैं चला गया। यशवंत बुआ के वो शागिर्द थे, तो उनके पास कुछ साल सीखा मैंने। फिर 10वीं कक्षा की एग्ज़ाम देने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव मेरी ज़िंदगी में आया, क्योंकि पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी के पास मुझे सीखने की शुरुआत करने का सौभाग्य मिला। तब तक इस बंदिश में, उस राग में, इस रागमाला में, इस चतरंग में, ऐसे में जुटा रहा था संगीत को। लेकिन शायद हर सांस में संगीत किस तरह से समेटे, ये मेरे गुरुगृह में, मुझे गुरुकुल पद्धति से जब सीख रहा था तो समझा। और जो भी आपने बाकी बड़ी सारी बातें की, वो अभी तक मैंने जो कहा इसके ही बदौलत है। बाकी के तो जो निशाने जैसे दिखते गए उसको फॉलो करता गया। और फिर यूएस कब शिफ्ट हो गए? यूएस में 2001 साल। अच्छा। मेरा बैचलर्स मैंने इंजीनियरिंग में करा है, जैसे आपने कहा। उसके बाद 1.5 बरस के लिए मैंने एक नौकरी भी की, वेब डेवलपर और फिर प्रोजेक्ट मैनेजर करके टेक्नोलॉजी में। और उसके बाद मल्टीमीडिया इंजीनियरिंग करने के लिए सेंटा बारबरा में, यूसी सेंटा बारबरा है वहाँ पे, मास्टर्स करने चला गया 2001 साल सितंबर में। वो ख़त्म होते मुझे, मैंने जैसे कहा, नौकरी में मुझे थोड़ा मैनेजमेंट की तरह, स्ट्रेंजली अध्यात्म और मैनेजमेंट में मुझे कुछ चीज़ें समांतर लगते हैं। तो मैंने वो परसू करने का सोचा, तो सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स किया। और ये वो इलाका है जो सिलिकॉन वैली के नाम से माना जाता है। तो अभी तीसरा मास्टर्स करना थोड़ा हास्यास्पद होता,
तो अभी देखता हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं शायद मेरे संगीत के लिए ज़्यादा टाइम किस तरह से मिले ये करने की कोशिश कर रहा हूँगा। तो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि खुद को 1 साल दूँ देखने के लिए कि मैं अपना उदर निर्वाह गाने से कर पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि वो एक ही चीज़ है जो ज़रूरी है। बाकी के जो आनंद मौज है वो तो गाने से मुझे मिल रही थी। भगवान की कृपा से वो 1 साल 2005 से जो शुरू हुआ वो अभी तकरीबन 20 साल हुए हैं। ये जर्नी रही है मेरी। चूँकि घराने की जब बात होती है संगीत में, तो घरानों का अगर आपको आशाएं लगाना हो तो देश में कई सारे केंद्र बन गए। कई सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से संगीत को साधना शुरू किया और फिर अपने शिष्यों को सिखाना शुरू किया। घरानों का एक कच्ची परिभाषा ऐसी कुछ होगी। तो इसी तरह में बनारस घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना, लखनऊ घराना, मैं बनारस घराने से जुड़ा रहा हूँ, मुझे सौभाग्य मिला थोड़ा बहुत। आपका घराना रहा है आगराजा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन मैं ये भी पढ़ रहा था कि घरानों को जो फांकों में बांटने की लगातार एक कोशिश चलती रहती है। आप उस पूरे सेटअप को तोड़ना चाहते हैं कि मतलब एक घराने में बांध के क्यों रहना, क्योंकि सारे गमा पधनी यही 7 स्वरों में सबको गाना है। तो आपके ये ईगो गेम क्यों खेलना? मतलब ऑब्वियसली घरानों की जो आपस की लड़ाई है वो ईगो गेम भी होती है, मुझे तो जहाँ समझ में आता है। आपका टेक क्या है इस पे? मेरा टेक थोड़ा सा अलग है। देखिए, मेरे गुरुजी के पास कुछ पेंसिल्वेनिया यू पेन करके एक यूनिवर्सिटी, हम जब सीख रहे थे तो वहाँ से स्टूडेंट आए हुए थे। प्रोफेसर बड़वन दीक्षित, अगर मुझे याद ठीक से नाम है, तो वो लेके आए थे उन्हें। और हम जब सीख रहे थे उसके अंत में उनको पीछे बिठा करके थोड़ा दिखाया कि गुरुकुल सिस्टम किस तरह से होता है। और बाद में क्वेश्चन एंड आंसर्स उनके साथ गुरुजी के हुए। तब एक युवती ने, जो अंग्रेज़ है, उन्होंने पूछा थे कि गुरुजी टेल अस अबाउट घरानाज। तो मेरे गुरुजी ने बहुत सरल सीधा उसका उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था, देखिए, यूज्ड टू स्पीक इन चेस्ट इंग्लिश। अंग्रेज़ी में उन्होंने कहा था, ये मुग़ल किंगडम्स के वक्त वो जो रूलर्स थे उनको गाना बड़ा पसंद था। तो वहाँ जहाँ जहाँ रूलर स्टेट्स थे वहाँ वहाँ रत्न की तरह एक गाने वाले थे। और जहाँ वो गाते थे उस जगह के नाम से घराने हो गए। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके उन्होंने बताया। उन्होंने कहा फिर अभी मुग़ल किंगडम्स नहीं है तो घराने भी नहीं है। आप सोचेंगे तो ये वो दौर था जबकि ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा नहीं था, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इतना सरल तरीके से नहीं होता था। तो जो ग्वालियर में गायकी जिस तरह से हो रही है, अपने शागिर्दों को जो सिखा रहे, वो उसी तरह से वर्टिकली बड़ी अच्छी तरह से डेवलप हो रही थी। मैंने ऐसे भी किस्से सुने कि इसी गैर घराने का आदमी सामने आ जाए तो अंतरे लोग नहीं गाते थे कि चुराना ले। कितना सच है मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुना ज़रूर है। लेकिन अभी आप देखें, आपके आज के दौर में आप अगर चाइनीज़ खाना खाते हो एक दिन, कोई एक इटालियन परफ्यूम पहनते हो, लिबास अलग अलग पहनते हो, तो फिर गाने में क्यों हम अच्छी चीज़ें दूसरे घराने की क्यों छोड़ें? अच्छी तरह से हम सजा पाए। देखिए, गुलाब के सिर्फ फूल का भी गुलदस्ता अच्छे से बनता है और अनेक सारे फूलों का भी गुलदस्ता अच्छे से बनता है। तो अगर अच्छे फूल आपके बगीचे में आपके दिख रहे हो तो क्यों आप गुलदस्ते को इकट्ठा ना करें? इस तरह का मेरा कहना है। ईगो बैटल की तरह से मैं इसको बिल्कुल देखता नहीं हूँ, क्योंकि देखिए, कला यही चीज़ है जो शरणागति से आपको प्राप्त होती है। भक्ति मार्ग के आप जब गुरु के पास आपका अहम छोड़ करके तोड़ करके स्वाधीन करते हो, तभी कला। तो मेरी माँ मुझे कहती थी कि वो बड़े जल्दी उठा के मुझे रियाज करने में बोलती थी। वो बोलती थी कि देखो 3 से 6 ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो सरस्वती देवी जो होती है ना, वो झांकती है हर घर में। और अगर तुम गा रहे होगे तो तुम्हारे सिर पे हाथ रखेगी। तो अगर सिर पे हाथ रखना है तो मुझे तो शरण जाना पड़ेगा ना गाने को। तो कितने बजे उठाया जाता था आपको फिर? मैं 4 साढ़े 4 बजे उठता था। तो हमारे घर में अभी वो जो मिक्सर है, गर्म पानी का एक नल, वो वैसा नहीं था।
तो वो गैस पे गर्म पानी करती थी, तौलिया भिगो के, कुछ पैरे थोड़ी सी मेरी की झपकी लगती तो आंखें पोंछती थी, और फिर एक बार वो लिंक लगती थी तो मैं जम करके गाता था। ये कुछ चीज़ें याद है। तो घराने पे मेरा ये आज की ज़िंदगी में अगर हमारा जीने का तरीका बदला है तो शिक्षा ग्रहण करने का और संगीत ग्रहण करने का, सुनते भी, वो बदल गया है। तो बदले हुए ज़माने को एक अच्छी चीज़ है कि शास्त्रीय संगीत इतने हज़ारों साल जो टिका हुआ है इस वजह से टिका हुआ है कि हर बारी जब कुछ सोशल चेंज हुआ करता था बहुत अच्छी तरह से अडेप्ट किया। उसके पहले तो गाना, मतलब अब देखें परफॉर्मेंस में 300-400 साल से ही होगा ना संगीत तकरीबन, लेकिन एग्जिस्टेंस में तो बहुत पहले से। तो फिर उसका क्या मायना था? वो तो परफॉर्मेंस के लिए बना नहीं है तब तक, क्योंकि अगर हज़ारों साल अगर वो टिकता है बगैर परफॉर्मेंस के। लेकिन वो सोशल चेंज आया, फिर इंडिपेंडेंस के बाद रेडियो ने वो जिम्मा संभाला जो पैट्रनेज में हुआ करता था, और हर जगह के चैलेंजेस अलग थे, क्योंकि इंडियन म्यूज़िक था, मुग़ल इन्वेजन के बाद कुछ लोग नीचे चले गए, उसको साउथ इंडियन कहा, ऊपर जो रहे उसको नॉर्थ इंडियन, हिंदुस्तानी और कर्नाटक कहा। फिर मुग़ल किंगडम्स गए, अंग्रेज़ आए, तो फिर परफॉर्मेंस में फिर जाना पड़ा, इंडिपेंडेंस मिला तो रेडियो में जाना पड़ा, और रिकॉर्डिंग टेक्निक्स की वजह से तब तो वो छोटी छोटी EP LPs जिसको कहते हैं, उसका लिमिटेड टाइम था, तो 3.5 मिनट में, इतने मिनट में आप ख्याल को किस तरह से गाओ, और ये सब करके बहुत अच्छी तरह से अडेप्ट करके हमारा संगीत टिका हुआ है। तो मुझे लगता है वो शायद इसी वजह से होगा कि अडेप्ट करना लाजमी था। और मुझे लगता है अभी के ज़माने में अगर आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें सब घरानों से अगर ऑनलाइन प्राप्त है तो क्यों ना इकट्ठा करें। अच्छा महेश जी बताइए ना कि जैसे हम लोग, आपकी जितनी बातचीत अभी हम कर रहे हैं या मैंने जितनी भी रिसर्च पढ़ी है आपकी, उसको देखकर ये समझ में आता है कि आप की ट्रेनिंग खाटी शास्त्रीय संगीत में हुई। खाटी शब्द तो पता है ना, खाटी मतलब खालिश शास्त्रीय संगीत में हुई है आपकी। लेकिन आपको अगर कोई यूट्यूब पे सर्च करता है, ठीक है, और ख़ासकर आपको नेशनल अवार्ड भी जिस मूवी के लिए मिला, तो आपकी एक पहचान है वो बनी हुई है मराठी सिंगर के तौर पर। तो ये इस पहचान को ठीक किया जाना है, इसको दुरुस्त किया जाना है, क्या मतलब? देखिए, अब पहचान क्या है वो तो लोग तय करेंगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ मैं आपको कहता हूँ। अभी भी जब रियाज करता हूँ ना तो ज़्यादातर ओमकार साधना करता हूँ। आपने कहा आप कंठ संगीत सीखे हुए हैं, खरज का रियाज करना ही, क्योंकि इतनी भाग दौड़ में आपका खरज पक्का है तो आप फिर निभा पाते हो। महेश भाई मैं सॉरी टोक रहा हूँ आपको, आप अगर उदाहरण के साथ बता सके ना तो लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जब भी मैं बैठ के रियाज करता हूँ ना तो एक तो काफ़ी सारा शब्द विरहित होता है, और जो भी शब्द होते हैं वो बंदिशों में जो ब्रज भाषा में ज़्यादातर है उन्हीं को पकड़ के रियाज करता हूँ। मेरे गुरुजी एक तो अनेक सारे घराने में सीखे, फिर आगरा घराने में सबसे ज़्यादा सीखे। उसके साथ उन्होंने ठुमरी, दादरा, नाट्य संगीत में कुछ 19-20 नाटक को उन्होंने म्यूज़िकली कंपोज किया। अभंग जो मराठी भक्त संगीत होता है उन्हें काफ़ी सारा पसंद किया। जाहिर सी बात है नाट्य संगीत लोग ज़्यादा सुनते थे शास्त्रीय संगीत के मुकाबले में उस दौर में। फिर अभंग और ज़्यादा वारकरी संप्रदाय की वजह से ज़्यादा लोग सुनते हैं। तो जो चीज़ डिज़ाइन में ही ज़्यादा सुनी जाती है, अगर वो चीज़ आप गा रहे हो तो वो आपकी पहचान बनती है। उस तरह से मेरी पहचान बनी है, क्योंकि नाट्य संगीत और अभंग से मुझे विशेष लगाव है मेरे गुरुजी की वजह से। लेकिन ऐसी शायद ही कोई महफिल होगी इतने सालों में जो मैंने 1 घंटे के ख्याल संगीत के बिना शुरू की हो। लेकिन अभी आप आज का ज़माना चुस्ती का है, तेज़ है, तो शायद इसकी वजह से लोगों को वो अभंग, वो नाट्य गीत या नेशनल पहचान बनी है। एक अच्छा लगता है कि
पहचान बनाने जैसा कुछ काम हुआ है, क्योंकि लोग ज़िंदगी गुजार देते हैं अपनी पहचान बनाने में, मेरी बन चुकी है। अभी उस पहचान को साथ लेके और ज़्यादा व्याप्ति की तरफ कैसे शास्त्रीय संगीत ले सकूं, इस तरफ मेरा सफ़र शुरू है। अभंगवारी नाम से तो एक एल्बम भी है आपका, क्या इतना कंफर्टेबल होंगे आप कि आप उनमें से कुछ चीज़ें हमें सुना सकें, दर्शकों को सुना सकें? हाँ, क्यों नहीं, गाने वाला हूँ तो कंफर्टेबल तो हूँगा। अभंगवारी का मैं एक करेक्शन करता हूँ, एल्बम अभी आना बाकी है, लेकिन अभंगवारी इस नाम से मैं हर साल दर साल एक प्रोजेक्ट पे हैं आप? एक प्रोजेक्ट करता हूँ, और कुछ साल से इंटेंशनली मेरा ये कोशिश रही है कि मैं पैन इंडिया करूं। तो पिछले साल हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, गोवा, अगले साल इस साल गया था, अगले साल मेरी इच्छा है कि दिल्ली, कलकत्ता, बड़ौदा, मध्य प्रदेश, इन जगहों को मैं इसको लेके जाऊं। और क्योंकि आप देखें किसी भी भाषा में कन्वेंशनल विजडम जो होता है वो बहुत ही सिमिलर होता है। जैसे कुदरत की गति न्यारी कबीर जी ने कहा है, वैसे ही मिथ्या धाव मनाची मर्जी देवाची, वही एग्जैक्ट मीनिंग उसका है जो तुकाराम महाराज ने कहा। और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको कॉमन दिखती है। तो मुझे लगता है कि मराठी साहित्य अध्यात्म में जो निश है लेकिन यूनिवर्सल अपील है, उसको लेकर के जाऊं अभंगवारी की एक निमित्त से। तो काफ़ी सारे संत साहित्य पे है। अभंगवारी ये मैं जब खुद अभ्यास कर रहा था संत साहित्य का, उसमें ये शब्द मुझे नज़र नहीं आया, तो इसीलिए मैंने एक लिख दिया अभंग की तरह गाना। और आप वो सुनना चाहोगे? आपने क्योंकि जिक्र किया। वसे जो देव चराचरी, वसे जो देव चराचरी, कृपा करी आम्हावरी। वसे जो देव चराचरी, कृपा करी आम्हावरी। करूया विठूची अभंगवारी, करूया विठूची अभंगवारी। अरे वाह! तो कुछ नए, कुछ संत साहित्य में एक मैंने प्रयास किया था कि जैसे मराठी इस भाषा के सीमा की वजह से, ये जो मैंने जैसे कहा यूनिवर्सल विजडम है, वो उस पर रोक लगनी नहीं है। तो इसलिए मैंने उर्दू में अभंग, मेरे दोस्त है वैभव जोशी, बड़ा अच्छा लिखते हैं, और नरेंद्र भीड़े करके एक बड़े नामी कंपोज़र अच्छा हुए हैं, उन्होंने उसको कंपोज किया। तो वो भी क्योंकि आप विट्ठल कहोगे तो किसी ऐसा शायद ही कोई को मराठी आदमी मिलेगा जिसको मालूम नहीं है विट्ठल। लेकिन अगर फिर आपको विट्ठल की महती या संत साहित्य में जो लिखा हुआ है वो आपको और विस्तार करना है, उसका परे पहुंचाना है, तो फिर आपको वो बर्डन खुद को लेना होगा। इसलिए मैंने कुछ चीज़ें उर्दू में जैसे हैं, जैसे प्लीज़। ये ज़मीं है तेरी, आसमां है तेरा, तेरा है ये जहां विट्ठला। इस तरह से वो चलता है। ये सफ़र भी तेरा, कारवा भी तेरा, मेरा क्या है यहाँ विट्ठला। तो सोच ये थी कि कोई अगर सूफी संत ट्रैवल कर रहे हो इस आषाढ़ी की टाइम पे, और उन्हें ये वारी का जो प्रोसेशन होता है वो देखे, तो शायद उसका कॉन्टेक्स्ट ना होने की वजह से समझे ना, लेकिन जो ऊर्जा है वहाँ पे, आप अगर कभी गए होंगे
इट इज़ इनिमिटेबल, वो आपको महसूस होती है। फिर अपनी भाषा में उस ऊर्जा के बारे में क्या कहेंगे वो सूफी संत, इस करके ये उर्दू में, ये इसके थोड़ी सी प्रस्तावना। साल 2005 में आपका ब्याह होता है और फिर साल 2024 में आप एकदम खुल्लम खुल्ला लिख देते हैं फेसबुक पे कि पूर्वा गुजर काले को मिला है एकेडमी अवार्ड। हाँ, बताइए अपनी पत्नी के बारे में थोड़ा प्लीज। मेरी पत्नी पूर्वा, उनकी भी पैदाइश परवरिश पुणे की है। हमने इकट्ठा मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था, सो मल्टीमीडिया में जो हम करने गए थे वो इकट्ठा गए। फिर वो करते उन्हें डोल्बी लैब्स में एक जॉब ऑफर है जो उन्होंने ली। एक डोल्बी एटमॉस करके आपने अगर सुना होगा, तो वो टेक्नोलॉजी की डिज़ाइन इंजीनियर में से वो एक हैं। तो 10 साल पहले, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी थी, अडेप्ट कर रहे थे काफ़ी सारे, हैरी पॉटर हो या अवतार हो, ये इन सब नई टेक्नोलॉजी के लिए उन्हें ऑस्कर में इनविटेशन दिया था एज एन एक्नॉलेजमेंट फॉर द टेक्नोलॉजी। मैंने तब भी पोस्ट करा था और फिर 10 साल के बाद उनके टीम को, जिस टीम में वो काम करती है, उन्हें इस बारी का ऑस्कर मिला है। तो बहुत अभिमान महसूस करता हूँ मैं, इसलिए खुलेआम अपने ब्याही बीवी के बारे में बोल दिया। साथ में भी चला रहे हैं आप लोग वो स्कूल साथ में? हाँ, सहचरिणी करके हमारे एक शब्द है, कंपेनियन इन एवरीथिंग। तो वो मेरी सहचरिणी है। मेरे सारे प्रोजेक्ट्स में पहला साउंड बोर्ड शायद वो होती है। मेरी जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड आर्ट्स फाउंडेशन करके, विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन सैन फ्रांसिस्को बे एरिया एंड ऑल्सो इन इंडिया नाउ। तो उसमें वो को फाउंडर है। MKSM करके महेश काड़े स्कूल ऑफ म्यूज़िक जो है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं वो संभालती है। और फुल टाइम उन्होंने नौकरी भी करी और इसी साल उन्होंने म्यूज़िक टेक्नोलॉजी के अंदर PhD भी की है। तो ये है पूर्व। अच्छा, ये बताइए कि मैं ये भी पढ़ रहा था कि आपने जाकिर हुसैन, त्रिलोक गुड्डू वगैरह के साथ कोलैबोरेशन किया है। और मतलब जाकिर हुसैन के साथ कोलैबोरेट करना तो मतलब बहुत बड़ी बात है किसी के लिए भी, और लगता है कि अपने गुरु के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो। आपकी एक वीडियो भी है जिसमें आप पब्लिक में मंच से उतर के जाकिर हुसैन के पैर छू रहे हैं, फिर आपको उठ के गले लगा रहे हैं। जाकिर हुसैन के साथ काम करने का अनुभव बताइए थोड़ा। वो शिक्षा पाठ है, कोलैबोरेशन नहीं कहूँगा उसको। मतलब जहाँ से आपको दिख रहा है वहाँ से आपको दिख रहा है, दो लोग बैठ के कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा जो प्रोसेस है ना, वो शिक्षा पाठ है मेरे लिए। क्योंकि शायद ही अनेक सालों में ऐसा कोई आदमी पैदा होता है जो सर्वगुण संपन्न हो, उस तरह से जाकिर जी। तो उनके साथ व्यतीत किया हुआ हर एक पल कुछ ना कुछ सिखाता है, ऑब्जर्व करके भी, इकट्ठा कुछ अगर काम करके भी। तो वो अनुभव मेरे लिए विलक्षण है। ना कि सिर्फ वो कोलैबोरेशन जो हम इकट्ठा बजाते हैं, लेकिन वो पूरा ही प्रोसेस जो होता है, उनकी सिंसियरिटी, उनकी हौसला अफजाई, उनकी लोगों को किस तरह से रिस्पेक्ट आप दे सकते हो, वो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सीखने को उनसे मिलती है। वो मेंटर करते हैं मुझे, वो भी सैन फ्रांसिस्को में, बे एरिया में भी रहते हैं। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ खुद को कि मैं उनके साथ वार्तालाप या इकट्ठे कुछ भी कर पाऊँ। त्रिलोक का भी वैसे ही है। वो तो बहुत पहले से वेस्टर्न म्यूज़िक, मुझे लगता है वर्ल्ड परकशन का जो अभी हम देख रहे, उसकी मूर्त मेढ़ उन्होंने की है, ऐसे कहना विल नॉट बी एन ओवर स्टेटमेंट। तो ये सब चीज़ें ना वहाँ पे मुँह
कम से कम चलाओ, अपने कर्ण जो है वो हाथी के आकार के करो और चक्षुओं से जितना देख पाओ उतना। ये हम लोग के प्रोफेशन में, पत्रकारिता में भी कहते हैं, आपका मुंह चींटी की तरह, कान हाथी की तरह होने चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अभी वीडियो की बात होने लगी थी यूट्यूब पे, तो एक और वीडियो है, कई सारे वीडियोस हैं आपके, भंगवारी वगैरह के तो कई सारे वीडियोस मैंने देखे, क्लासिकल परफॉर्मेंस के कुछ वीडियोस हैं, कुछ एक वीडियो शायद किसी ने डाला है आपके सैन फ्रांसिस्को के स्कूल का है, जहाँ पे आप बच्चों को सिखा भी रहे हैं, वो भी मैं देख रहा। एक वीडियो है वो जुगलबंदी का है, कलर्स मराठी पे है वो वीडियो। आप वो अहिर भैरव में जो बंदिश अलबेला सजन आई हुई, आप वो गा रहे हैं। हाँ, तौफीक जी। हाँ, काफ़ी शानदार। मतलब मैं तो कहूँगा, मतलब यूट्यूब पे ये वीडियो जाएगा तो यूट्यूब वाले कॉपीराइट स्ट्राइक मार के उतरवा देंगे, तो मैं लोगों से कहूँगा कि जो हिंदी भाषी हैं, खाँटी हिंदी भाषी हैं, या जिनका शास्त्रीय संगीत से इतना राब्ता नहीं है, उसको ज़रूर सुन लें। आपको एक गेटवे मिलता है ना कहीं भी घुसने का, जो गेटवे होता है, बिल्कुल है। शायद वो गेटवे हो सकता है कई सारे लोगों के लिए उस संगीत में घुसने का। मेरी रिसर्च टीम ने 2 चीज़ें रिक्वेस्ट में भेजी हैं, कि उन्होंने बताया कि आपने राग यमन में एक अंग्रेज़ी बंदिश बुनी है, वन फाइन समर वी ऑल लर्न टू सिंग, डिडंट नो इट वुड बी द मोस्ट फेवरेट थिंग, सिंगिंग यमन मेक्स मी हैप्पी, कुछ ऐसा सा है उसका। इसकी शुरुआत कैसी हुई मैं कहता हूँ आपको। तो एक समर वर्कशॉप करें, मतलब मेरे पास जो सीख रहे हैं उनके कुछ लोगों के छोटे बच्चे हैं, कुछ लोगों के छोटे भाई बहन हैं। तो वो कह रहे थे कि वो ये 4-5 साल की जो आयु है ना, वो खतरनाक होती है, क्योंकि कुछ बच्चे एकदम ही क्लूड इन होते हैं, कुछ लोग एकदम ही अलूफ होते हैं। तो मैंने कहा कि और ऑनलाइन मीडियम भी थोड़ा सा डिस्करेजिंग है इस तरह के लिए। लेकिन मुझे डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एक्सेस में बहुत ज़्यादा मैं बिलीव करता हूँ, तो मैंने कहा कर लेते हैं एक समर वर्कशॉप, क्यों ना करें। तो मेरे जो एडवांस स्टूडेंट्स हैं उसमें से कुछ लोगों को मैंने चुन करके मैंने कहा इस तरह 10 वीक का, हमारे यहाँ पे यूएस में कुछ जगहों पे क्वार्टर सिस्टम होती है एजुकेशन में, उसमें 10 हफ्तों का सिलसिला चलता है। तो मैंने सोचा 10 वीक का एक कोर्स डिज़ाइन करें, और कोर्स डिज़ाइन करते हुए आपने जैसे कहा कि एक विंडो मिलता है ना, तो मुझे ये शास्त्रीय संगीत है, ये सा है, ये रे है, इसमें पढ़ना नहीं था। क्योंकि पहले ना आपको खाना खाने में अगर लगेगा कि बहुत स्वादिष्ट है, तो फिर आप पूछोगे कौन सी सब्जी है, इसमें क्या डलता है। शुरुआत करोगे कि ये इसकी सब्जी है, इसमें बनी है, इसलिए बहुत अच्छी है, तो फिर निराशा ही होगी अगर अच्छी नहीं लगी तो पहले मैंने सरगम गीत करके प म ग रे सा नी रे ग म प, और वो भी इस तरह से कि ये मैं यहीं एक कॉन्सर्ट टूर में था, मैं गाड़ी में था और तब डिज़ाइन करा, तो मैंने कहा कि बच्चों को मस्ती में गाने जैसे क्या लगे, तो प म ग रे सा नी रे ग म प, प म ग रे सा नी रे ग म प, ध ध प म प म ग रे सा। लगा दिस वर्क्स, तो मैंने ये रिकॉर्ड करके भेजा, म ध नि ध प म ध नि सा ग रे सा नि ध प म ग रे सा। एंड मैंने जानबूझ के इसको इस तरह से ही रखा कि थोड़ा प्लेफुल हो, थोड़ा सा रिदमिक हो। और आप देखें तो यमन का एक भी शास्त्र में इसमें मैं बाका नहीं कर रहा हूँ, उसको ठीक ही रखा है। उसकी आरोही जिस तरह से चाल है, अवरोही जिस तरह से चाल है, जहाँ ग्रह होना चाहिए वहाँ है, आप झाँक करके देखें तो वो भी नज़र आएगा। लेकिन उसकी तरफ मेरा ज़्यादा भराव इसलिए नहीं है क्योंकि वो 4 साल का बच्चा जो है ना, वो एक तरह का टेम्परामेंट होता है, उसको फीड करना था मुझे। फिर बाद में समझा कि हाँ, होमवर्क सबमिशंस मैंने जानबूझ के वीडियो में किए, तो कुछ वो बेबी क्रेडल में बैठ के पमा गरे सा नीरे गाँव, मैंने कहा ये अच्छी तरह से पकड़ रहा है। तो ये बच्चे ना, उनकी पैदाइश और परवरिश ये वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई है, तो उनको भाषा, उनकी जो बोली भाषा है वो अंग्रेज़ी है। तो मैंने सोचा कि फिर अगेन गोइंग बैक टू द डिस्कशन, मैंने जैसे पहले कहा कि अगर मैं यमन के बारे में ही कहूँ कुछ,
तो इसी सरगम के ऊपर मैंने वो शब्द लिख दिया, वन फाइन summer we all learn to sing, didn't know it'll be my most favorite thing। और ये अजम्पशन नहीं था, क्योंकि उनके होमवर्क में मैंने देखा कि उनकी फेवरेट थिंग बनी है। उनके घर से आए, कहीं पे भी जाता है तो माइक का करके गेट टुगेदर में लोगों को पकड़ पकड़ के सुना रहा है। तो डिडंट नो इट बी माय मोस्ट फेवरेट, सिंगिंग या वन मेक्स मी हैप्पी गरेसा नीदा पापा मगर, ऐसे करके मैंने लिख दिया। तो मेरी इच्छा है कि एक्सेसिबिलिटी की ओर किस तरह से शास्त्रीय संगीत लेके जाए, बच्चों को सिखाते समय इस तरह का कुछ करके, जैसे अपने अलबिला सजन का जिक्र किया, वैसे मैंने कुछ बंदिशें की है जो मुझे लगता है अगेन इंडियन कन्वेंशनल विजडम है, जो अपना कल्चर है, आध्यात्म है, गुरु परंपरा है, उसके बारे में कुछ कहा जाए। उदाहरण के तौर पे बता सकते हैं? उदाहरण के तौर पे पहला साज जो है, वाद्य जो है, वो भरतनाट्य शास्त्र में लिखा है कि गात्र वीणा है, जो शरीर की जो वीणा है। और जो साधना करते उनको मालूम है कि शून्य मन में आपका मन ये वीणा बजाता है। तो उसके ऊपर मैंने एक बंदिश करी है, गाय गात्र वीणा करो ओमकार निराकार मन गाय गात्र वीणा, सुन ब्रह्मनाद आद अनाद काम सूत्याग स्वधृति साध रामदास कर स्वप्रमाण। मैंने खुद को रामदास कहा, मैं राम भक्त हूँ। तो ये बैरागी मैं सुबह सिखा रहा था बैरागी, तब मुझे सूझी एक जगह पे, तो मैंने वो बैरागी में किया। एक पैंडेमिक में ए मन मान मूर्ख जान साधना करत करत बड़े ज्ञान, क्योंकि सब लोगों की दुकानें बंद हो गई है, अब क्या करें। तो अंदर ही जाके आप सुने, तजले गुमान मान सम्मान अखंडित ध्यान यावती प्राण, हेच आहे ना रे, तजले गुमान मान सम्मान अकल्पित ध्यान यावती प्राण, निरतन की मिट नहीं अलग है, ए मन मान मूर्ख जान साधना करत करत बड़े ज्ञान, साधे न जे तू हार नहीं मान, साधे जे तू तो मत कर गुमान, साधना कर तू जब तक है प्राण, ए मन मान मूर्ख जान। अब ये देखिए, इस एक भाषा में शायद सबको नहीं समझेगा, लेकिन ये जो फिलॉसफी है वो बड़ी यूनिवर्सल सी है कि अंदर जाके खोजिए है। अगर प्रोसेस को ही आप साध्य बना लोगे तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत सुलभ हो सकती है। अग्री। एक और गीत है जिसके बारे में बार बार मुझसे बोला गया कि ये पूछूं आपसे, कृष्ण माझी माता कृष्ण माझा पिता। अरे वाह। और फिर मैंने भी खोज के सुना, और ये आपके एक्स अकाउंट पे भी इसका एक क्लिप पड़ी हुई है। अच्छा, प्लीज़। ये आपको कहाँ से मिली मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने ज़्यादा गाई भी नहीं है अभी तक, और ये बहुत कठिन समय पे बनी है। मेरे पिताजी का देहांत हुआ पैंडेमिक में। अच्छा। और वो 13 दिन होते ना पहले, हाँ। उसमें जो 2 रचनाओं को मेरी वो बन जाती है। उसमें से पहला था सदा माझे डोळा जडो तुझी मूर्ति, विच इज़ फॉर एवर मे माई आईज बिहोल्ड योर मूर्ति। और दूसरा है कृष्ण माझी माता कृष्ण माझा पिता, क्योंकि अभी माँ पिताजी दोनों चल बसे हैं। तो इसमें वो ये एक मुझे अच्छा लगा ये। मुझे लगा था आप कहोगे कानड़ा राजा पंढरीचा, क्योंकि वो यूट्यूब पे या टीवी पे काफ़ी चला है। बड़ा अच्छा लगा ये। क्या ये सुनना चाहोगे आप? अगर आप सुना सके। हाँ, क्यों नहीं। बहिण बंधु चुलता, बहिण बंधु चुलता, कृष्ण माझा
कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझा पिता, कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझा पिता, बहीण बंधू चुलता, बहीण बंधू चुलता, कृष्ण माझा, कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझा पिता. पिताजी और माँ की जो यादें हैं आपके, वो अभी मतलब सींचती होंगी आपका संगीत पूरा जो है, उसकी पूरे संगीत की उस पूरी उर्वर भूमि की सिंचाई जो है उन स्मृतियों और उन जुड़ाव के साथ ही होता होगा. माँ ने सिखाया होगा शुरुआत में. कभी कोई ऐसी बंदिश रही घर में कि संगीत को लेकर? हाँ रही है ना. हाँ रही है. एक मैंने माताजी पे, अपनी माँ पे बंदिश की थी. जब उनका देहांत हुआ तो मेरी बदकिस्मती ऐसी थी कि मैं आ नहीं पाया था. तो फिर मैंने जैसे कहा, ये गाना ही चीज़ है जो आपको संवार सकती है, संभाल सकती है. तो दिन भर जब रो नहीं रहा था तब गा रहा था. 3 घंटे मैंने सिखाया अपने स्टूडेंट्स को. उनको हालांकि मालूम नहीं था कि ऐसे कुछ हुआ. तो उस दिन एक बंदिश होगी मेरी. तो उसकी जो पहला स्टांजा स्थाई है वो उस बरस हुई, उस दिन हुई. किस साल की बात है ये? 2005 साल की, 6 साल की बात. 2006 साल में हुई और फिर स्थाई बन के मैं ठहर गया क्योंकि उतना ही तब. और उसका अंतरा है उनके पहली पुण्यतिथि पे. तो येरी मोरी माई की येरी मोरी माई कित गई, येरी मोरी माई कित गई, खेलो ना खेल ढूंढत ढूंढत अखियाँ री मोरी माई. बरस बीते हूँ तो है ढूंढत हूँ, बरस बीते हूँ तो है ढूंढत हूँ, आवे ना चैन लागे ना नैन, तोरी बाट तकत निस दिन पल छिनरी मोरी माँ. इस बातचीत को ख़त्म करेंगे अब हम, लेकिन उसके पहले मैं कटियार कालजात घुसली के बारे में आपसे जानना चाहूँगा. साल 2023 में आई गेस, नहीं 2015. तो 15 में आपको इस फिल्म के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग मेल का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था. क्या जिस नाटक पर यह आधारित है, क्योंकि नाटक की कहानी तो बहुत विस्तार में है और उस नाटक का रिवाइवल साल 2010 के दशक में होता है और फिर उसको फिर से रिवाइव किया जाता है, फिर से उस पर फिल्में बनती हैं, उस पर नाट्य सीरीज़ खेली जाने लगती है फिर से. थोड़ा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, फिर उससे आपके जुड़ाव के बारे में बताइए. संगीत कटियार कालजात घुसली, ये जो संगीत नाटक था वो मुझे लगता है 67 में पहली बारी प्रदर्शन हुआ उसका. और जैसे आप मान ले, अगर मैं अपने वेस्टर्न दोस्तों को एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके यहाँ जैसे साउंड ऑफ म्यूज़िक है ना, वैसे ये कटियार कालजात घुसली है महाराष्ट्र में. कि वो उसके बाद से जब भी लोग इसके प्रयोग करते थे, हमेशा से ही बहुत उसको सराहना मिलती रही है. और इसको संगीतबद्ध किया हुआ है मेरे गुरुजी ने, पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी ने. 2015 साल में जैसे आपने कहा 2009-10 में उसका हमने रिवाइवल किया. राहुल देशपांडे जो वसंत राव जी के पोते हैं, वसंत राव जी जो रोल करते थे वो उन्होंने किया. वो प्रोटैगनिस्ट का, एंटेगनिस्ट का रोल है, प्रोटैगनिस्ट का रोल मैंने किया. उसको दिग्दर्शित
हमारे दोस्त ने एक सुबोध भावे करके हैं, नामी अभिनेता है वो, उन्होंने किया। और फिर बाल गंधर्व पे उन्होंने एक मूवी की, फिर लोकमान्य तिलक पे की, और फिर कटियार कागजात घुसली 2015 में उसका चित्रपट में परिवर्तन हुआ। लेकिन उसमें जब फिल्म आई थी उसमें आपका रोल नहीं था। नहीं, जो मेरा रोल था वो मेरे दोस्त ने किया और उसकी आवाज़ में बन गया, तो गाने मेरे रहे। और इसमें आधे जो गाने हैं वो ओरिजिनल नाटक से ही हैं, और आधे गाने जो है वो पहली बार शंकर एहसान लॉय महादेव इन्होंने मराठी चित्रपट के लिए पहले बार संगीतबद्ध किया। और उसमें से एक जो गाना था वो 2016 की 15 की मूवी का 16 में अरुणी किरणी करके जो है उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला। अच्छा लगता है कि पहले ही जो फिल्म के लिए गाना गाना हो उसके लिए इतना बड़ा अवार्ड मिले, लेकिन उससे और ज़्यादा शायद थोड़ा अच्छा लगता है कि उस मूवी का एक कुछ संबंध मेरे गुरुजी के संगीत से, और वो मेरे गुरुजी ने उस नाटक के लिए किए हुए जो गाने थे वो भी मुझे गाने का इसमें सौभाग्य मिला। अगर आप सुना सकें वो गाना जो आप जिसके लिए आपको मिला। अच्छा, वो सुनाओ, ठीक है। धीम तन नदीम तन उददन देरे नदीम तन नदीम तन उददन देरे नदीम तन नदीम तन उददन देरे नदीम तन नदीम तन उददन देरे ना। अरुणि किरणि धरणि गगन समके भ्रमित भ्रमर करि गूंजन हलके अधीर मन मम जणु सरित झल करित झर 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 दीम तन उददन देरे नदीम तन नदीम तन उददन देरे नदीम तन नदीम तन उददन देरे ना। वाह, इस बातचीत को हम यहाँ पे बंद करते हैं। ये था बैठकी का एपिसोड, प्रोड्यूस किया था हमारे साथी उदय ने, मैं हूँ सिद्धांत। कैमरे में आप महेश काले जी को अभी तक देख सुन रहे थे। इस बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। इसकी जो बाकमाल रिसर्च है वो हमारे साथी शेख नावेद ने की। कैमरे के पीछे आलिश और मोहन, आप ललन टॉप दिख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अरुणी किरणी परत घेऊ का? शब्दांची गडबड झाली, मेरा एक शब्द घूम गया था अरुणी किरणी में। एक और बार कर दूं? कर सकते हैं, कीप इट रोलिंग।